क्या जी, इतने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि घर में एक टीवी ले आइए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, नया टीवी कितना महंगा आता है, तुम्हें पता भी है। मैं कुछ नहीं जानती, नया हो या पुराना, आज शाम तक इस घर में टीवी आ जाना चाहिए। हाँ। रामू टीवी लेने घर से निकल पड़ता है। अरे नया हो या पुराना, टीवी तो टीवी होता है। एक काम करता हूँ, कहीं से पुराना टीवी खरीद लेता हूँ, कम कीमत में मिल जाएगा। चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई पुराना टीवी है क्या? कबाड़ी वाला कुछ सोचते हुए कहता है। हाँ, एक टीवी है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। फिर कबाड़ी वाला टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहता है। रिमोट के इस लाल बटन को कभी मत दबाना, वरना एक खतरनाक चुड़ैल टीवी से बाहर आ जाएगी। मजाक अच्छा कर लेते हो। चलो मैं टीवी लेके चलता हूँ। उसी रात रामू अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा होता है कि तभी कबाड़ी वाला कह रहा था कि इस लाल बटन को दबाते ही एक चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आएगी। चलो आज इस चुड़ैल को भी देख लेते हैं। रामू के बटन दबाते ही एक डरावनी चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आती है। किसने मुझे जगाया? अरे अरे मर गया। अरे अरे ए भाग्यवान, ये तो बहुत डरावनी है। अरे ये आपने क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमें खा लेगी। अरे ऐसे कैसे खा लेगी, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल रामू का हाथ पकड़ लेती है। अब तू मेरे साथ टीवी के अंदर चलेगा, मैं अकेली बोर हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो। अरे भाग्यवान, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मुझे बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस तरह चुड़ैल रामू को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। अरे कहाँ लिए जा रही है चुड़ैल? छोड़ मुझे। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। रामू की पत्नी रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। अरे चुड़ैल, छोड़, मेरे पति को छोड़। तभी शोर शराबा सुनकर बाहर खड़े लोग अंदर आ जाते हैं और रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। अरे भाइयों, जोर लगाओ, छोड़ना मत। हाँ हाँ। अरे ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी जोर लगा लूं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अरे क्या कर रहे हो बिरजू भाई? खाना खा के नहीं आए क्या? मुझे बाहर निकालो। अरे जोर लगा तो रहा हूँ, ये चुड़ैल तो मुझे खा जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी रामू की पत्नी उसके ऊपर पानी डाल देती है। अरे क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? टीवी लेने कब जाओगे जी? रामू अपने आप को देखता है और सब कुछ सपना था समझकर खुश हो जाता है और टीवी लेने बाजार की ओर चल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान पर टीवी दिखाई देता है। टीवी ले लो, टीवी बहुत कम दाम में सस्ता टीवी ले लो। उस टीवी को देख रामू को चुड़ैल की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मुझे मरना है क्या? मैं तो नया टीवी ही लूंगा। माँ, ये राधिका है, तुम्हारी बहू। राधिका गांव में हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। बस हम दोनों में दोस्ती हो गई और हमने शादी कर ली। राधिका, माँ के पैर छू। अरे चल हट, नालायक। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि तेरी शादी किसी अमीर घर में करूंगी और दहेज में लाखों रुपए लूंगी, और तू
गांव की इस मामूली लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। लेकिन बेटे की जिद के आगे सुनीता देवी मजबूर हो जाती है। राधिका सुनीता देवी को फूटी आंख भी नहीं भाती थी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम दोनों मिलकर अपनी बहू को इतना सताएंगे कि वो हमसे तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। फिर हम अपने बेटे की शादी किसी बड़े सेठ की बेटी से कर देंगे, ठीक है? अगले दिन सुनीता देवी अपने बेटे का कमरा साफ कर रही होती है। तभी बहू के सामान में उसे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर दिखाई देती है और उसके कंधे पर एक बड़ी सी बंदूक टंगी होती है। तस्वीर के नीचे लिखा होता है डाकू मंगल सिंह। ये किसकी तस्वीर है बहू? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। बस फिर क्या था। ये सुनते ही सुनीता देवी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो भागती हुई सीधा अपने पति के कमरे में जाती है। अरे गजब हो गया जी, गजब। अरे क्या हो गया भाग्यवान? हमारी बहू एक मशहूर डाकू मंगल सिंह की बेटी है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या कहा? डाकू मंगल सिंह? अरे मर गए रे। सुना है वो तो बड़ा ही खतरनाक डाकू है, मारता ज्यादा है गिनता कम है। लोग पुलिस वाले भी उसके नाम से कांपते हैं। अरे सुना है वो तो हर हफ्ते 2-4 लोगों का ऊपर का टिकट कटवा ही देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये हमारे नालायक बेटे ने कैसी मुसीबत हमारे गले बांध दी। हाँ वो तो है, अगर हमने बहू को जरा भी तकलीफ दी तो उसका बाप मंगल सिंह हमें गोली से उड़ा देगा। अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम बहू से बिल्कुल घर के काम मत करवाना और ध्यान रहे उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? और ऐसा ही होता है। अगले दिन सुनीता देवी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी, ये क्या माँ जी, मेरे रहते आप खाना बना रही हैं? चलिए हटिए, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू यहाँ क्यों आ गई? जा तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। सुनीता देवी जिद करके राधिका को भेज देती है। फिर एक दिन, अरे फर्श पर कितनी धूल जमी है, माँ जी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी, मैं अभी यहाँ पोछा लगा देती हूँ। राधिका जैसे ही पोछा लगाने लगती है कि तभी उसके ससुर की नजर उस पर पड़ती है। बंसीलाल भागता हुआ वहां आता है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ये क्या गजब कर रही हो? बहू तो बेटी समान होती है और हम ना अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते। तुम आराम से बैठकर YouTube पर किड लॉजिक चैनल की सास बहू की कहानियां देखो। वो लोग ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बनाते हैं। सच? आप देखते हैं? अरे मैं तो रोज देखता हूँ। शहर की बहू तो मेरी फेवरेट कहानी है। हाँ, ये कहकर बंसीलाल पोछा लगाने लगता है। इस तरह राधिका के सास ससुर सारा दिन उसकी खुशामद में लगे रहते हैं और उसे किसी महारानी की तरह रखते थे। कैसा लगा बहू? पिज्जा टेस्टी तो है ना? अच्छा, मीठे में क्या खाओगी बोलो तो? माँ जी, मुझे तो काजू कतली बहुत पसंद है और उसके बाद 1 गिलास लस्सी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनते ही सुनीता देवी अपने पति को कोहनी मारते हुए कहती है, अरे सुना नहीं बहू क्या मांग रही है? जल्दी से भागकर बाजार जाइए और सब खरीद कर ले आइए। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। राधिका की तो 5 उंगलियां घी में थी। वो तो अपने ससुराल में मजे कर रही थी। दूसरी तरफ राधिका की सास उसके लिए कभी नई साड़ी खरीद लाती तो कभी उसके लिए नए गहने बनवा देती। फिर एक दिन डाकू मंगल सिंह अपनी बेटी राधिका से मिलने अपने आदमियों के साथ आता है। उन सबको देखते ही राधिका के सास ससुर डर के मारे कांपने लगते हैं। मर गया रे, डाकू मंगल सिंह तो सच में कितना डरावना दिखता है, ऊपर से इतनी बड़ी बंदूक लेकर घूमता है। कैसे हैं समधी जी? क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अभी तक तो ठीक है, पर लगता है बहुत जल्द खराब होने वाली है। क्या कहा आपने?
जी जी, कुछ नहीं, बताइए बताइए कैसे आना हुआ। दरअसल आज आपके शहर में हमारी नाटंकी मंडली का प्रोग्राम है, तो इसी बहाने सोचा बेटी का ससुराल भी देखता चलूं। ये सुनते ही राधिका के सास ससुर हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? आप नौटंकी में काम करते हैं? हाँ माँ जी, पिताजी डाकू की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। उन्हें तो कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये बंदूक, ये तो असली लगती है। तभी राधिका के पिताजी अपनी नकली मूछ निकालते हुए कहते हैं, इस मूछ की तरह यह बंदूक भी नकली है। ये तो छर्रे वाली बंदूक है। इससे तो मैंने आज तक चिड़िया भी नहीं मारी। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इसका बाप तो मामूली नौटंकी वाला निकला और हम इससे डर कर बहू की नौकरों की तरह सेवा कर रहे थे। आपने सही कहा जी। इसके पीछे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए और काम कर करके मेरी तो कमर टूट गई सो अलग। अरे बहू, तूने अपने पिताजी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, आपने तो कभी पूछा ही नहीं ना माँ जी। 3 दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा की जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात। इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाए बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ,
बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो। मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए। आप भी याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है? अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ। घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपना कर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी। ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है।
विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2।